तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या सोच रहे हैं? आइए कुछ पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को अपना खुद का एक पोस्ट अपने लिए रखना है तो आप लोग ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अच्छे से। और अच्छे से आप लोग तैयारी में लग जाइए। आप लोग देख ही रहे हैं यूपी में वैकेंसी की भरमार हो रही है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो आप लोग लगे रहिए कंटिन्यू, जो भी लगा रहता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हों और निराश हो रहे हों। ऐसा है कि कुछ लोगों का मतलब निराश हो जाते हैं बस एक ही दो बार में, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोगों को कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए। तो आइए कुछ पढ़ लेते हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में कवर करा दिया था, उसके हड़प्पा सभ्यता तक। हड़प्पा सभ्यता का कुछ रह गया है, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू चलेंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री की तीसरी वीडियो है। आप लोग बाकी मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के बाकी की वीडियो देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला हुआ है। तो ये है कुम्हार का चाक, उसके बाद है अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, आर्य 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। तो फिर उसके बाद है चांदी। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो 1921, मैंने पिछली उसमें पूछ भी रखा था आप लोगों से, मृतकों का टीला किसे कहते हैं। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। इसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। यह पाक के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। कांस्य की नर्तकी यहाँ से मिली हुई है। घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूत्री वस्त्र, सबसे चौड़ी सभागार, पशुपति शिव स्वास्तिक चिन्ह, तांबे का ढेर यहाँ से मिला है। और ये नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। ये अक्सर पूछा जाता है और आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। इसमें 2 चीज दे देगा, विशाल स्नानागार और अन्नागार दे देगा, और इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। तो आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को। उसके बाद है चौहदड़ो से क्या क्या मिला है। चौहदड़ो से मिला है गोपाल मजुमदार ने की थी चौहदड़ो की खोज 1931 में। पाक सिंधु नदी के तट पर स्थित है चौहदड़ो। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यही एक औद्योगिक शहर है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से लिपस्टिक, अलंकृत ईंट, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रोपड़ पे। रोपड़ का 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब के सतलज नदी के किनारे पे स्थित है। रोपड़ रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है रोपड़ में। रोपड़ में क्या मिला है? मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। उसके बाद है बनवाली। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद आ जाते कालीबंगा। काली मिट्टी की चूड़ी, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। ईंट, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हुए हैं। काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ियाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है काली बंगा की। उसके बाद है यह राजस्थान में सरस्वती घग्घर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। खुदाई इसकी बीके थापड़ तथा बीवी लाल ने की थी। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसकी खुदाई कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। उसके बाद है सुत कोदड़ा ये गुजरात में स्थित है। घोड़ों की हड्डी मिली है यहाँ से। जगपति जोशी खुदाई किए हैं इसकी सुत कोदड़ा का। उसके बाद आ जाता है लोथल।
लोथल में इसकी खुदाई S.R. राव ने भोगवा नदी के किनारे की है। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। उसके बाद है यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला यहाँ से। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। अक्सर ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि घर के दरवाजे किधर खुलते थे, तो यहाँ पे जो लोथल था ना, इसके घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। उसके बाद आ जाता है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी मिली हुई है रंगपुर से। उसके बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा गुजरात प्लस पाकिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है। ठीक, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है स्थित है। सिंधु सभ्यता, इसको ध्यान रखना, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है और ये भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ये है मोहनजोदड़ो। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, आप लोग देख लीजिएगा। ये है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि आप लोगों को पता है। उसके बाद है यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे समकोण पर काटती है, तथा ये पूर्व से पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। जैसे कि आप लोगों को दिशा तो मालूम ही होगा, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर थी, इधर से इधर थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई रहती थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था सिंधु सभ्यता का। उसके बाद इसका व्यापार विदेशों से होता था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता समाज मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे मात्र सत्तात्मक मतलब आप लोगों को पता ही होगा, पितृ सत्तात्मक मतलब भी पता होगा। जैसे कि जहाँ पे माताओं का राज चलता है, जैसे महिलाओं का, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। भले से ऐसे वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा माताओं को ही नहीं, महिलाओं को ही वरीयता दी जा रही है किसी भी चीज़ में। देख लीजिए, जॉब से लेकर के उसके बाद राशन कार्ड में ही महिलाएं ही वो हैं, घर की मुखिया मानी जा रही हैं। तो ये सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। लिपि इसकी भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं की साइड लिखी जाती थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मुहरों पर सर्वाधिक सींग वाले जानवर का चित्र था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से सेल खड़ी का मुख्य रूप से किया गया था, सेल खड़ी का। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। ये आ जाता है सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे कि नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से तो परिचित थे, लेकिन युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी टेट सी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट 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 IMP है, आप लोग देख लीजिएगा, देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों को अगर चाहिए कि क्या कैसे, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन टेट की तैयारी कर रहा है, कौन सी टेट की तैयारी कर रहा है। वैसे अगर कोई पहली बार टेट की तैयारी कर रहा है तो वो बिल्कुल ना परेशान हो, इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि आप टेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद दिए थे, मेरे पहली बार में ही टेट में 115 नंबर थे और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाई की थी। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, जैसी भी क्या कैसे, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइएगा। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी इनका मुख्य व्यवसाय था। ये कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। आप लोग ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लिया करिए, अगर कृषि है तो पशु तो होंगे ही होंगे, अगर कृषि है तो पशु तो होगा ही होगा। अब ऐसा है नहीं कि कृषि है तो पशु नहीं होंगे, तो आप लोग इससे कनेक्ट करके कुछ कुछ चीज़ें आप लोग कनेक्ट करके पढ़ा करिए, जैसे कि आप लोगों को हमेशा दिमाग में याद रहे, बैठ जाए। क्योंकि बहुत सारा पढ़ना होता है, आज के समय में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप लोग ऐसे परेशान हो जाएंगे। एक चीज़ को अगर दूसरे से कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग भूल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 4 प्रकार के वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
और ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है वैदिक सभ्यता का काल। उसके बाद है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित कर दिया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और फिर उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल है। उसके बाद ये ऋग्वैदिक काल है। वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। वैदिक काल को, वैदिक काल को, ये ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। इसमें इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जो ऋग्वैदिक काल है इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, सबसे प्राचीन वेद है ये। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल जो है उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं, और जो ऋग्वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद, और ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी है ऋग्वैदिक। उसके बाद है वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। आर्यों का मूल निवास स्थान था मैक्स मूलर, मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती, तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव। उसके बाद है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आप लोग कनेक्ट करिए। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और ये वैदिक जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभक्त थी। ये आप लोग जान लीजिए कि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो आप मैंने बस वही पॉइंट नोट किए हैं जो पॉइंट एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने अपने इस नोट्स में उसी चीज़ों को कवर किया है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी थी। राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। ये देख लीजिएगा क्रम वाइज है। राष्ट्र, उसके बाद जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर उसके बाद कुल। उसके बाद आ जाता है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक में सबसे प्राचीन वेद 10 मंडल, ये सबसे प्राचीन वेद था। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ थी। अक्सर पूछ लेता है कितने मंडल थे ऋग्वैदिक काल में, कितने सूक्त थे, कितने ऋचाएँ थे, तो आप लोग अभी याद करिए। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ थी ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सॉरी, ये है वैदिक काल। मैंने इसको ऋग्वैदिक काल बोल दिया, ये वैदिक काल है। हो जाता है थोड़ा यार, क्या बताएं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधान का संकलन, इसमें बलिदान विधि का वर्णन था, गद्य पद्य का उल्लेख यजुर्वेद में था। उसके बाद आ जाता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। पूछ लेता है कि साम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इस सामवेद में गाने वाने का, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। उसके बाद अथर्ववेद आ जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, इसके भी क्रम होते हैं, जैसे वैदिक काल, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ये नहीं कि आप आगे पीछे कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है लगाने को क्रम में ना। उसके बाद अथर्ववेद में है ये जादू मंत्र टोने से, ये सब चीज़ें इसमें थी। अथर्ववेद में 731 मंत्र थे। जादू टोना चिकित्सा का उल्लेख है। उसके बाद आ जाता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 4 वेद थे, 18 पुराण थे, उपनिषद 108 थे। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, आप लोग देख लीजिएगा। वैदिक सभ्यता में 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद 108। वेदांग की संख्या 6 थी, और इसका ध्येय वाक्य था सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये अक्सर पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये देख लीजिए कि समाज 4 वर्गों में विभक्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग थे। उसके बाद वैदिक काल के देवता देख लीजिए।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैदिक काल के देवताओं में सबसे पहले इंद्र हैं। इंद्र यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। उसके बाद है अग्नि, सेकंड पे। अग्नि आग के देवता, वरुण वायु के देवता। आप लोग ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, अग्नि, अग्नि मतलब आग के देवता, वरुण मतलब व से वरुण, व से वायु, वायु के देवता। सोम, सोम जो है जंगल, जंगल में आग लग जाती है तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हाहाकार मच जाता है, तो सोम, सोम मतलब रस होता है, एक प्रकार का मीठा लगता है। तो उसी का अपोजिट मान लीजिए, जो जंगल में अगर आग लग गई, आग बुझ गई, उसके बाद शांति जो मिलती है, तो ऐसे करके आप लोग कनेक्ट करके कर लीजिए। सोम का जंगल। मारुत मतलब तूफान, जब मारुत आते थे तो तूफान जैसी चीजें वो करने लगते थे, तो इससे आप लोग कनेक्ट करिए मारुत तूफान। रुद्र का सबसे क्रोध वाले थे। रुद्र मतलब ऐसे भी आप लोग अगर हिंदी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, क्रोध का रुद्र, रुद्र ऐसे वो करते हैं, तो इससे कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आ गई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो ये प्राचीन नाम है इसके और ये आधुनिक नाम है। सतुती, सतुती किसको कहते हैं? सतलज को। परुषणी, रावी को कहते हैं। देखिए आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, परुषणी वी इसमें है तो ये रावी होगी। सतुदी स से स्टार्ट है, सलजम वाले स से, और यहाँ छोटा वाला स है, सतुदी। पहले आप बड़ा वाला स रखिए, फिर उसके बाद आप लोग ये कनेक्ट करिए कि छोटा वाला स। ठीक। उसके बाद है परुषणी का र, इसमें भी आ रहा है, रावी कर लीजिए। अस्किनी, अस्किनी का चेनाब। विशस्ता, विशस्ता झेलम। विपाशा, व्यास, विपाशा, और इसमें व्यास आ रहा है। सुवस्तु, स्वास्थ्य। सरस्वती, घग्घर, घग्घर नदी को सरस्वती नदी कहते हैं वर्तमान में। सरस्वती नदी को घग्घर नदी कहते हैं वर्तमान में। सदा नीरा, गंडक, गंडक एक सदा नीरा नदी है, तो आप लोग ऐसे कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। जब तक आप लोग कनेक्ट किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग भूल ही जाएंगे। वैदिक काल के 6 दर्शन हैं। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ये देख लीजिएगा। उसके बाद है ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य। आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। अभी इसके पहले सिंधु सभ्यता जब आई थी तो हमने बताया था वहाँ का क्या बोलते हैं कि समाज मातृसत्तात्मक था। वहाँ पे माताओं का सबसे ज़्यादा रूल और बहुत सारी चीज़ें चलती थी। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पे पितृसत्तात्मक है। यहाँ पे पिता ही श्रेष्ठ है, मतलब पुरुष प्रधान देश है ये। उसके बाद यहाँ पे गाय को अघन्या कहते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता था देवता इंद्र। उसके बाद है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, पहली धातु लोहा। ऋग्वेद में ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद जो था इसमें आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है। ऋग्वैदिक में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, ये भी पूछता है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। उसके बाद सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आप लोग इसको ऐसे कनेक्ट करिएगा, ऋग्वेद जो है इसमें गंगा का उल्लेख 1 बार, गंगा के ऊपर एक बिंदी होती है यहाँ पे, ठीक। तो आप लोग इससे कनेक्ट करिएगा 1 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, तो यमुना में 3 आ रहा है, न 3 आ रहा है तो 3 बार। सिंधु का सर्वाधिक, कनेक्ट ऐसे करके याद रखिएगा, नहीं तो ऐसे याद ही नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक है, ठीक। उसके बाद इसमें प्रजापति महत्वपूर्ण देवता थे और उसमें इंद्र थे। जो भी ऋग्वैदिक काल गया उसमें महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था। इसमें प्रजापति महत्वपूर्ण देवता थे। वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यहाँ पे वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर यहाँ पे निर्धारित होता था।
जबकि वहाँ पे जो ऋग वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवसाय चल रहा था। यव यहाँ पे यव का जौ, बीही धान, माड़ उड़द, मुगद मूंग, गोधूम गेहूं को कहा जाता था। लोहे के लिए लौह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का यूज हुआ था, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद है अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद अब हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे जैन धर्म। हाँ, जैन धर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाकी यहाँ उत्तर वैदिक काल तक समाप्त हो गया। बाकी आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग।